चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो, मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगा, ठीक है? चलिए, आप देखेंगे कि एक्चुअली तो है बाढ़ रोज का रोज बढ़ रही है और मेरे ख्याल से सलोरी में अधिकतर कोचिंगें बंद है, ठीक है? तो सिचुएशन को देखते हुए जो है आपकी मैं ऑनलाइन क्लास अभी ले रहा हूं जो है, ठीक है? अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है तो फिर आपकी जैसी सिचुएशन ठीक होगी, मतलब अगर मान लीजिए बाढ़ कम होती है तो कल से ही आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज एक दो दिन वी विल गो फॉर द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है? अदरवाइज ठीक है, ऐसा नहीं कल के लिए मैंने मैसेज डलवाया कि कल आपकी ऑफलाइन क्लास चलनी है, लेकिन अगर मान लीजिए सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती तो हम लोग ऑनलाइन पे ही क्लास करेंगे, ठीक है? पहले ही बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट हम लोग जो है बात कर रहे हैं कि मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है? और आपको दैट इज मैंने बताया था कि आपका डिस्क्रीट टाइम डोमेन में जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है, आपके डिस्क्रीट टाइम डोमेन में जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है वो पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आपका कंटिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में आपका जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है वो हमेशा पीरियोडिक होता है और उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट। लेकिन डिस्क्रीट टाइम डोमेन में चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करते थे? 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालते थे। अगर ये इंटीजर बाई इंटीजर आता था, इंटीजर बाई इंटीजर को बोलते हैं, अगर ये रेशनल नंबर आता था तो आपका गिवन एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक होगा और उसका जो टाइम पीरियड होगा दैट इज गिवन बाय द फार्मूला n इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट इनटू m। m यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होता है, m की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं, यहां से आपके पास n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती है, लेकिन आप n की केवल और केवल इंटीजर वैल्यू ही कंसीडर करेंगे और जो स्मॉलेस्ट इंटीजर n होगा वही आपका जो है फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा और हमेशा पीरियोडिक सिग्नल का फंडामेंटल टाइम पीरियड ही बताया जाता है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है? पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज x ऑफ n इज इक्वल टू लिखा था e की पावर j दैट इज 4/7 इंटू n। आप इसको चेक करना चाहते थे, यू वांट टू चेक दिस सिग्नल, ठीक है? आप इस सिग्नल को क्या करना चाहते थे? चेक करना चाहते थे। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। ध्यान से देखो कैसे पहचानेंगे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, e की पावर j ओमेगा नॉट n। n इज द वेरिएबल पैरामीटर, ठीक है? दिस इज द वेरिएबल पैरामीटर। चलो तो आप इसको चेक करेंगे। अब ये पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं हो सकता, चेक कैसे करेंगे? आप जो है इसका जो है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? नाउ यू कैन बी टेकन ओमेगा नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जे और एन का जो कोफिशिएंट होता था वो ओमेगा नॉट होता था। नाउ यू कैन बी टेकन ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? 4/7 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद किसकी वैल्यू निकालते थे? 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट निकालेंगे। 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट, व्हाट इज द ओमेगा नॉट? दैट इज 4/7 और जब इसको निकालेंगे तो आएगा 2 पाई इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 4 पाई डिवाइडेड बाई 4। नाउ क्या ये इंटीजर बाई इंटीजर है या फिर आप बोल सकते हैं अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 7/2 पाई। क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है? पाई आ गया है, रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है? इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर है? दिस इज ए इनरेशनल नंबर, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट। रेशनल आना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं। 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट जब हमने निकाला तो ये कैसा रहा? इनरेशनल नंबर है। सो दैट द गिवन सिग्नल, x ऑफ n जो कि किसको रिप्रेजेंट करा है? दैट इज e की पावर j 4/7 इंटू n इज नॉट ए पीरियोडिक सिग्नल। ये आपका पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। ऐसा सिग्नल नहीं है, पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। इट इज नॉट ए, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक नहीं है, नॉट ए पीरियोडिक सिग्नल।
ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल डिस्क्रीट टाइम डोमेन में पीरियोडिक हो भी सकता है, नहीं ये पीरियोडिक नहीं है। दूसरा वाला क्वेश्चन दिया था, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आप अपनी कॉपी में देखें, ठीक है। दैट इज एक्स ऑफ एन था ई की पावर जे, ब्रैकेट में था दैट इज कितना था बेटा, 3/5 जे 3/5 n+3। मेरे ख्याल से यही था, क्या यही था? चेक कर लीजिए। आपको चेक करना था कि ये गिवन सिग्नल, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ये कैसा है एक्सपोनेंशियल, लेकिन कैसा कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियली आपका पीरियोडिक है कि नहीं। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? स्टैंडर्ड। हेलो, ये 3 नहीं होता तो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था? ई की पावर जे ओमेगा नॉट इंटू एन, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। अब देखो इसमें जो है 3 एक्स्ट्रा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। पहले इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाते हैं, और 3 को हटाने के बाद वो 3 वाला क्या दिखाई देगा उसको हम लोग समझते हैं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। चलो आ जाओ। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इस चीज को मैं समेशन के अंदर क्या कर दूं? डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। कोई दिक्कत है क्या? नाउ दिस इज ई की पावर जे 3/5 इंटू एन प्लस ई की पावर जे 3/5 इंटू 3। क्या किसी को कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम लोग लिखते हैं जरा, दिस इज ई की पावर जे 3/5 इंटू एन प्लस जे 9/5। नाउ दिस इज नथिंग बट द, इसको लिख सकते हैं ई की पावर जे 3/5 इंटू एन इंटू ई की पावर जे 9/5, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो मेरा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हो गया। ये क्या है बेटा? ई की पावर जे 9/5, ये तो कांस्टेंट नंबर है। ई की पावर जे कांस्टेंट नंबर है, तो ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कुछ कांस्टेंट आएगी। हेलो, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना। ई की पावर 3 जैसे लिखा है, ई की पावर 2, ई की पावर 1, ये सब क्या होगा? कांस्टेंट। ये यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, इसकी वैल्यू कैसी आएगी? कांस्टेंट आएगी। इसकी वैल्यू कैसी आएगी? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, वेरिएबल यहाँ पर है, देखो बेटा, दिस इज द वेरिएबल, ये आपका कांस्टेंट नंबर आएगा, दिस इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, इसको हम लिख सकते हैं। क्या किसी को मेरी बात में दिक्कत है? गोविंद, ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट नंबर आएगा, जैसे आपको मैंने बताया था यूलर फॉर्मेट में, आर इंटू ई की पावर जे थीटा, ऐसे ये बताया था, आर इंटू ई की पावर जे थीटा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आर कॉस थीटा प्लस आर, या फिर जे आर साइन थीटा। अब ये बेटा देखो उसी फॉर्मेट लिखा है, ई की, या फिर ई की पावर जे थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ये देखो बेटा, ई की पावर जे थीटा ही लिखा है, थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू कुछ फाइनाइट है कि ये फाइनाइट, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है। मैं लिख देता हूँ, नोट करके लिख देता हूँ। ध्यान से देखिए, आप बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे, ई की पावर जे थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। अगर ये कांस्टेंट होगा तो ये भी कांस्टेंट एंगल आएगा, इसकी वैल्यू फाइनाइट है कि इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी। तो इसी तरह जो है ई की पावर जे 9/5 कंपेयर करेंगे तो ई की पावर जे थीटा है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 9/5 है, तो ये लिख सकते हैं कॉस 9/5 प्लस जे साइन 9/5, ऐसे ही तो आएगा। और बेटा ये एक फाइनाइट नंबर आएगा, cos 9/5, ये फाइनाइट, ये फाइनाइट, ये फिर एक कांस्टेंट नंबर होगा, ये भी कांस्टेंट। तो पूरा पूरा नंबर कैसा आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जो कि कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट, उसका रियल पार्ट भी हमेशा कांस्टेंट है मैंने। तो ओवरऑल ये कैसा नंबर आएगा? कांस्टेंट आएगा। मैं लिख देता हूँ, दिस इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट। या फिर जरा मुझे ये बताओ, कभी भी जो है आपके पास, अगर जो है मैंने आपको बताया है वैसे, आर ई की पावर जे थीटा अगर लिखा होता, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्मेट है, बताया ना मैंने। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्मेट है। और बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के यूलर फॉर्मेट में ये जो आर होता है, इस
कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के साथ ही जो मल्टीप्लिकेशन में होता है आर, आर क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैग्नीट्यूड। और ये मैग्नीट्यूड कैसा नंबर आता है? कांस्टेंट नंबर आता है। क्या ये मैंने आपको बताया है? बताएं, ये मैंने आपको बताया कि नहीं? मुझे इंटीमेट करो यार, तुम लोग जो है बैठे नहीं रहो। बिल्कुल, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। आर इंटू ई की पावर जे थीटा। ई की पावर जे थीटा का मतलब ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के साथ में जो बेटा कोफिशिएंट लिखा होता है वो आपका मैग्नीट्यूड बताता है, और वो कांस्टेंट होता है। ये बेटा कांस्टेंट नंबर है जो कि इस एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं इसको, e की पावर j 9/5 इंटू ई की पावर j 3/5 इंटू n। ये कैसा नंबर है? कांस्टेंट नंबर। ये नंबर, हेलो, ये जब मैं इस एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालूंगा, इस एक्सपोनेंशियल की टर्म निकालूंगा, तो ये बेटा कांस्टेंट होता है, पूरा कांस्टेंट आएगा। ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कैसी आएगी? कांस्टेंट। या फिर इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के साथ ये जो मैग्नीट्यूड लिखा कांस्टेंट नंबर, ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, आर ई की पावर जे थीटा। ठीक है, ये पूरा थीटा है, थीटा। जे के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो पूरा थीटा होता है। ठीक है, ये आपका क्या है? इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, यही इसका मैग्नीट्यूड है। ये इसको क्या भी लिख सकते हैं, और ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये बताओ, आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो ये बताओ, आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है। ये फंक्शन और ये फंक्शन मैथमेटिकली बराबर है। मैग्नीट्यूड को बदलने से क्या टाइम पीरियड में कोई फर्क आएगा? अगर ये 1 हो तो भी टाइम पीरियड वही रहेगा, 2 हो तो भी। तो आप इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं आएगा। यहां से टाइम पीरियड निकल आएगा। इस कॉम्प्लेक्स इस स्टैंडर्ड सिग्नल का आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। मैं रेड करूं, इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कुछ भी, उससे टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा मैं टाइम पीरियड निकालने जा रहा हूं। ठीक है, टाइम पीरियड, या फिर पहले मैं देखूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल क्या ये पीरियोडिक होगा? अगर ये पीरियोडिक होगा तो ये फंक्शन और ये फंक्शन बराबर है, ये पीरियोडिक तो ये भी पीरियोडिक होगा। चलो चेक करते हैं, क्या ये पीरियोडिक आएगा? क्या ये पीरियोडिक आएगा? अच्छा, पीरियोडिक आएगा। क्यों आ जाए? चलो चेक करते हैं। चलो, इसका मैंने बताया है, इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट, ये तो कांस्टेंट है, इसको भूल जाइए, ये कांस्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होता है। ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, इसका टाइम पीरियड हमें चेक करना है, क्या ये पीरियोडिक है कि नहीं। तो उसकी हम क्या करेंगे? ओमेगा नॉट निकालेंगे। व्हाट इज द ओमेगा नॉट? यहां से हम ओमेगा नॉट निकालेंगे। ओमेगा नॉट आएगा 3/5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और बेटा ओमेगा नॉट आ गया, कैलकुलेट करना है पीरियोडिक है कि नहीं। 2 पाई ओमेगा नॉट, रेशनल नंबर आना चाहिए। 2 पाई डिवाइडेड बाई 3/5 कितना आ जाएगा बेटा? दिस इज 2 पाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ जाएगा बेटा? 10 पाई डिवाइडेड बाई 5, 10 पाई डिवाइडेड बाई 3। कैसा नंबर है ये? इन रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? इन रेशनल। इन रेशनल नंबर। अगर 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट इन रेशनल है तो गिवन सिग्नल मेरा पीरियोडिक नहीं होगा। सो दैट इतना लिख लीजिए पहले। so that so that the given signal x of n,
जो कि दिया था e⁻j 3/5 n+3 is not a पीरियोडिक सिग्नल, वो आपका पीरियोडिक सिग्नल नहीं होगा। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि डिस्क्रीट टाइम डोमेन में हमेशा आपका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक नहीं होगा, वो हो भी सकता नहीं, इसको नोट करके लिखें, इंपॉर्टेंट चीज है। हो गया। कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में हमेशा कैसा होगा, पीरियोडिक, e⁻j ω0t हमेशा पीरियोडिक आएगा, उसका टाइम पीरियड होगा 2π/ω0। लिख रहा हूं नोट करके, फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया, चल नोट करके लिखे। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन in continuous time domain, in continuous time domain is always periodic in nature with a time period capital T is equal to 2π/ω0 second. but इन देखो, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। कल पहला क्वेश्चन करवाया था, उसमें पीरियोडिक आया था, और आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन का इसमें आप पीरियोडिक। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हमेशा पीरियोडिक नहीं हुआ, चेक करना पड़ेगा। बट इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन, in discrete time domain the complex exponential function is not always periodic in nature. हमेशा वो पीरियोडिक नहीं होगा, चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है ये बताइए, पहले इतना लिख लीजिए, फिर एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में मैंने आपको बताया था, पहले लिखें, कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में मैंने आपको बताया था कि 2 पीरियोडिक सिग्नल का समेशन पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसको चेक करते थे। कैसे चेक करते थे? दोनों जो पीरियोडिक सिग्नल होते थे उनके टाइम पीरियड निकाल लेते थे। अगर उनके टाइम पीरियड का रेशियो रेशनल नंबर आता था तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होता था या फिर उन दोनों पीरियोडिक सिग्नल का जो समेशन होता था वो कैसा होता था? पीरियोडिक होता था। और उसका जो टाइम पीरियड होता था दैट इज नथिंग बट दैट इज LCM ऑफ न्यूमरेटर ऑफ T1 T2
एंड डिवाइडेड बाई HCF ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ T1 एंड T2, ठीक है। लेकिन डिस्क्रीट टाइम डोमेन में दो पीरियोडिक सिग्नल का समेशन हमेशा पीरियोडिक होगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्क्रीट टाइम डोमेन में बात करें, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में अगर मैं दो पीरियोडिक सिग्नल को क्या करूं, ऐड करूं, तो वो एडिशन हमेशा कैसा आएगा, पीरियोडिक आएगा, ठीक है। चेक करने की जरूरत नहीं, चेक करेंगे तो भी वो पीरियोडिक ही आएगा। और अगर मैं रिजल्टेंट सिग्नल का क्या निकालूं, टाइम पीरियड निकालूं, तो सेम फार्मूला लगेगा, दैट इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ऑफ T1 T2 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ T1 T2। तो ये चीज मैं देखिए प्रूफ करके दिखा रहा हूं। प्रूफ करने का मतलब एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उससे मैं दिखा रहा हूं, रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। समझने की कोशिश, तीसरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। चलो, तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, दैट इज x ऑफ n, दिया हुआ था e की पावर j, दैट इज 4 पाई बाई 7 इंटू n माइनस e की पावर, माइनस था कि प्लस था बेटा, चलो ठीक है, कोई नहीं, माइनस चाहे एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन, बात सेम ही है, ठीक है। नाउ दिस इज e की पावर j 2 बाई 5n, ठीक है। चलो अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस को अंदर ले जाओ, यहाँ प्लस लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ा, और एम्पलीट्यूड से टाइम पीरियड में कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, ठीक है। चलो बात करते हैं, आपको बताना था कि क्या ये x ऑफ n इन दोनों सिग्नल का सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज रिटन एज e की पावर j 4 पाई बाई 7 इंटू n प्लस e की पावर j 2 बाई 5 इंटू n। इससे थोड़ा फर्क थोड़ा पड़ेगा, ये तो एम्पलीट्यूड है ना, माइनस तो एम्पलीट्यूड में है, उससे टाइम पीरियड में थोड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड में। एम्पलीट्यूड रिवर्सल है, तो मान लो अगर एम्पलीट्यूड रिवर्सल तो ग्राफ जैसे ऊपर है, एम्पलीट्यूड करोगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का उठ के मिरर इमेज हो जाए, क्या टाइम पीरियड में कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मेरी बात सुने जरा, मैंने बोला कि डिस्क्रीट टाइम डोमेन में अगर मैं दो पीरियोडिक सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करूं या फिर उनको ऐड करूं, अगर बेटा ये दोनों सिग्नल पीरियोडिक है तो इनका एडिशन या फिर इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो हमेशा पीरियोडिक होगा, चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बार चेक करके मैं दिखा देता हूं कि डिस्क्रीट टाइम डोमेन में अगर आप जो है दो पीरियोडिक सिग्नल को ऐड करिए या फिर सब्ट्रैक्ट करिए, उनका रिजल्टेंट हमेशा कैसा आएगा, पीरियोडिक आएगा। ध्यान से देखिए, चलो पहले मैं इसके बारे में बात करता हूं, इस सिग्नल के बारे में, इस सिग्नल के बारे में, क्या ये दोनों पीरियोडिक है कि नहीं है। चलो नाउ इसका ये बताइए, ओमेगा नॉट बताओ कितना होगा, इसका ओमेगा नॉट पीरियोडिक, इस ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, हेलो ये एक्सपोनेंशियल लेकिन कॉम्प्लेक्स है, e की पावर j ओमेगा नॉट n। इसको पहले चेक करते हैं पीरियोडिक है कि नहीं, अगर ये पीरियोडिक होगा तो इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। चलो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई बाई 7, इतना रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। चलो इसका जरा ओमेगा नॉट बताओ, इसका ओमेगा नॉट कितना होगा, इसका ओमेगा नॉट होगा 2.55 रेडियन पर सेकेंड। चलो पहले मैं इसको चेक कर रहा हूं, इसको चेक कर रहा हूं, तो दैट इज आई कैन बी कैलकुलेटेड 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट की वैल्यू 4 पाई बाई 7, कितना आएगा बेटा, जब आप इसको निकालेंगे तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 7। 7 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो ये वाला कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक होगा, और इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज गिवन, इसके टाइम पीरियड को n1 मान लेते हैं, विच इज गिवन बाय द फार्मूला n1 इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा नॉट इंटू n। इस फार्मूले से निकालेंगे, इस क्वेश्चन में 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, हेलो ओमेगा नॉट ये दिया, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट कितना आ रहा है, 7, कितना आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है, ध्यान से देखते जाओ। तो n1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 इंटू m।
अब मैं m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख रहा हूं और बेटा n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालूंगा, वहां से मुझे इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड फिर टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो चलो m इक्वल टू 1 रख रहा हूं, m इक्वल टू 1 रखूंगा तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। m की वैल्यू कितनी रख रहा हूं बेटा, m की वैल्यू आप रख रहे हैं 1, तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। m की वैल्यू 2 रखेंगे तो n1 की वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा इंटीजर आएगा, ठीक है। m की वैल्यू 3 रखेंगे तो भी इंटीजर आएगा। तो बताइए जरा टाइम पीरियड बताइए पहले वाले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का टाइम पीरियड, ये सारे के सारे टाइम पीरियड हैं, लेकिन व्हाट इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड 7। अच्छा 7/2 आएगा क्या, सॉरी 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 सॉरी, 7 नहीं आएगा, 7/2 आएगा, सॉरी फॉर दैट। यहां पर जब कैलकुलेट करेंगे 7/2 आएगा, सॉरी ये 7/2 आएगा, ठीक है। चलो m इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 7/2, ठीक है। m इज इक्वल टू जब 2 रखेंगे, m इज इक्वल टू जब 2 रखेंगे, जब m इक्वल टू 2 रखेंगे तो आ जाएगा 7। जब 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 रखेंगे तो आ जाएगा 21/2। और m इक्वल टू जब 4 रखेंगे तो आ जाएगा बेटा 4 रखेंगे तो आ जाएगा आपके पास 14। तो ये आपका नॉन इंटीजर वैल्यू तो कंसीडर नहीं करनी, नॉन इंटीजर वैल्यू, केवल इंटीजर वैल्यू कंसीडर करनी है। लेकिन फंडामेंटल टाइम पीरियड इन इंटीजर में जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर n होगा दैट इज 7, ये इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का अगर मैं फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालूं दैट इज n1 कितना आ जाएगा 7 सेकेंड। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक तो मुझे बता सकता है, अभी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। पहला वाला कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक है और उसका टाइम पीरियड मैंने निकाल लिया 7 सेकेंड। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में अगर दो पीरियोडिक सिग्नल को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट सिग्नल हमेशा पीरियोडिक आएगा। तो चेक कर लेते हैं क्या एक्स ऑफ एन, अगर ये पीरियोडिक है ये पीरियोडिक है तो एक्स एन हमेशा पीरियोडिक होगा। लेकिन कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में ऐसा नहीं था, दो पीरियोडिक सिग्नल को अगर सम कर रहे थे ऐड करते तो एक्स ऑफ एन पीरियोडिक हो भी सकता था, नहीं चेक करना पड़ता था। यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको चेक करना है कि क्या दोनों सिग्नल जिनको मैं ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूं वो पीरियोडिक है कि नहीं। चलो देखते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरा वाला पीरियोडिक है, अगर पीरियोडिक है तो उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होगा। क्योंकि चेक करने के लिए क्या करें, दोनों के फंडामेंटल टाइम पीरियड का अगर मुझे रिजल्टेंट के बारे में देखना है कि रिजल्टेंट पीरियोडिक है कि नहीं, तो दोनों के फंडामेंटल टाइम पीरियड फिर टाइम पीरियड का मैं क्या करूंगा, रेशियो निकालूंगा। दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो रेशनल आएगा तभी रिजल्टेंट मेरा कैसा होगा, पीरियोडिक। ऐसे ही तो चेक करते थे कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में, वही प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन आएगा वही आंसर, ठीक है। चलो चलो नाउ अब इसको चेक करते हैं ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक है कि नहीं। इसके लिए आप क्या करेंगे, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट का रेशियो निकालें। 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाई 5, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5। 5 कैसा नंबर होता है बेटा, रेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल भी कैसा आएगा, पीरियोडिक आएगा। दिस इज द पीरियोडिक। अगर ये पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, दैट इज टेकन एज n2, n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट इनटू m। अभी अभी तुमने निकाला 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट कितना है, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट कितना, 5। तो वैल्यू रख दो जरा, यहां रख देंगे 5 इनटू कितना हो जाएगा m। अब m की मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखूंगा तो आपके इसके टाइम पीरियड की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ जाएंगी। जो सबसे छोटा इंटीजर n होगा वही आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा। तो अब देखो m की कोई भी वैल्यू रखोगे, मान लो m इक्वल टू 1 रखा तो n2 की वैल्यू कितनी आएगी 5। m इक्वल टू 2 रखा तो कितना आ जाएगा 10। m इक्वल टू 3 रखोगे तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। हमेशा इंटीजर, इंटीजर तो ये सारी एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया
फंडामेंटल टाइम पीरियड कौन होगा? तो फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा 5 सेकेंड। यहां से मैं लेकर आऊं, ये सारे के सारे टाइम पीरियड है, लेकिन फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा दैट इज 5 सेकेंड। तो दोनों कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कैसे हैं? पीरियोडिक है। यहां तक बात समझ लीजिए। अब आपको देखना है कि यार ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है। अब इनका सब्ट्रैक्शन जो है दो पीरियोडिक सिग्नल का सब्ट्रैक्शन डिस्क्रीट टाइम डोमेन में पीरियोडिक होगा कि नहीं, उसको कैसे चेक करते हैं? दोनों के फंडामेंटल टाइम पीरियड का रेशियो निकालिए। अगर ये रेशियो रेशनल आ जाएगा तो ये एक्स ऑफ एन जो कि इनका रिजल्टेंट है, सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है, वो भी पीरियोडिक होगा। चलो देखते हैं। फंडामेंटल टाइम पीरियड निकाल रखे हैं, इनका रेशियो निकालने जा रहा हूं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत है? दीनानाथ समझ रहे हो? चलो वेरी गुड। अपने कैमरे खोले रहो तुम लोग। कैमरे खोले रहते हो तो टीचर को भी पढ़ाने का मोटिवेशन होता है, नहीं तो काली स्क्रीन में पढ़ाने का क्या मतलब है? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आ जाओ। अब मैं चेक कर रहा हूं कि मेरा जो है जो रिजल्टेंट एक्स ऑफ एन जो कि इन दोनों सिग्नल के सब्ट्रैक्शन के बराबर है, तो क्या ये इन दो पीरियोडिक सिग्नल का सब्ट्रैक्शन मेरा पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा? उसको कैसे चेक करते हैं? दोनों के फंडामेंटल टाइम पीरियड का रेशियो निकालिए। चलो निकालने जा रहा हूं। हो गया ना? लिख लिया? चलो n1 बाई n2, पहले वाले का फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है? 7। दूसरे वाले का है 5। इंटीजर बाई इंटीजर कैसा नंबर होता है? ये रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर। सो दैट एक्स ऑफ एन जो कि आपके दोनों पीरियोडिक सिग्नल का सब्ट्रैक्शन है, कैसा होगा? पीरियोडिक। सो दैट x of n is a periodic signal। कैसा सिग्नल है? पीरियोडिक सिग्नल है। अच्छा 7/2 क्यों होगा पूजा? भैया टाइम पीरियड इंटीजर होता है, 7/2/5 क्यों होगा? हेलो, क्या किसी को दिक्कत है क्या? ये बताओ, फंडामेंटल टाइम पीरियड इसका 7 है, 7/2 नहीं है। मैंने बताया था कल केवल इंटीजर वैल्यू ही लेनी है भाई। पूजा क्लियर है? चलो पीरियोडिक है। एक्स ऑफ एन कैसा है? पीरियोडिक। अगर ये पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड निकालना है। सो दैट पीरियोडिक एंड द फंडामेंटल टाइम पीरियड of the signal x of n is represented by capital N। और जो x of n है, जो उनका रिजल्टेंट है, दो पीरियोडिक सिग्नल का जो रिजल्टेंट है वो आपका कैसा पीरियोडिक है, और इसका मैंने फंडामेंटल टाइम पीरियड माना है कैपिटल एन। कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी बेटा? हेलो, कैपिटल एन क्या होगा? दैट इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ऑफ n1 n2, दोनों के फंडामेंटल टाइम पीरियड के न्यूमरेटर का एलसीएम डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ n1 and n2। यही तो होता था, पार्ट T1 T2 होता था, यहाँ पर n1 n2 है बस। चलो ये बताओ n1 n2, n1 की बेटा वैल्यू कितनी है? यहां लिख देता हूं साइड में। n1 की वैल्यू है बेटा 7 और n2 की वैल्यू है 5। इसको लिख सकते हैं 7/1 और इसको लिख सकते हैं बेटा 5/1। तो ये बताओ n1 का न्यूमरेटर है 7 और बेटा n2 का न्यूमरेटर है 5, तो एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 7,5 डिवाइडेड बाई HCF, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बेटा? 1 1 1 1 का HCF लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
7 और 5 का न्यू दैट इज एलसीएम आ जाएगा 35 और बेटा 1 और 1 का एसकेप आ जाएगा दैट इज 1. तो दैट इज व्हाट इज द टाइम पीरियड 35 सेकंड. 35 सेकंड. क्या किसी को कोई दिक्कत है? एक्स ऑफ एन जो कि दो पीरियोडिक सिग्नल का सब्ट्रैक्शन था, उसका टाइम पीरियड हमने निकाला, कितना होगा एक्स ऑफ एन का टाइम पीरियड 35. क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलो, यहां से नोट करके मैंने आपको बोला कि अगर यहां पर डिस्क्रीट टाइम डोमेन में ये ट्रू है बात, हमेशा लिख लीजिए पहले इसको. डिस्क्रीट टाइम डोमेन में अगर मैं दो पीरियोडिक सिग्नल को ऐड करूं या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं दो पीरियोडिक सिग्नल को ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो रिजल्टेंट सिग्नल हमेशा पीरियोडिक होगा. चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हैं? चेक नहीं करना है, पीरियोडिक होगा. लेकिन कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में अगर मैं दो पीरियोडिक सिग्नल को ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो जो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है या फिर जो रिजल्टेंट सिग्नल है वो पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी. चेक करना पड़ता था वहां पर, आपको हमेशा ये चीज निकालनी पड़ती थी कि T1/T2 रेशनल आ रहा है कि नहीं आ रहा. अगर रेशनल होगा तो मेरा रिजल्टेंट सिग्नल आपका पीरियोडिक होगा, अदरवाइज रेशनल नहीं है तो पीरियोडिक नहीं. वहां पर चेक करने की जरूरत थी, ये चीज चेक करना पड़ता था. लेकिन यहां चेक करने की जरूरत नहीं, यहां पर हमेशा वो होगा. तो नोट करके लिखिए, दोनों में जो जो अंतर है वो मैं बता रहा हूं. रक्षा शंकर, मेरी बात समझ रहे हो? चलो नोट करके लिखें. समेशन और सब्ट्रैक्शन, समेशन और सब्ट्रैक्शन समेशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पीरियोडिक सिग्नल. यहां वर्ड यूज किया है कि कैसे सिग्नल पीरियोडिक. समेशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पीरियोडिक सिग्नल in continuous time domain, इन कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में और मे नॉट. मे का मतलब हो सकते हैं, मे और मे नॉट बी ए पीरियोडिक सिग्नल. पीरियोडिक सिग्नल कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में आपके दो पीरियोडिक सिग्नल का समेशन और सब्ट्रैक्शन आपका पीरियोडिक में बी पीरियोडिक और मे नॉट बी पीरियोडिक. पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, चेक करना पड़ेगा. बट इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन, but in discrete time domain summation of summation or subtraction or subtraction of two periodic signal is always in always periodic in nature, always periodic.
हमेशा डिस्क्रीट टाइम डोमेन में अगर मैं दो पीरियोडिक सिग्नल को ऐड कर दूं या फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रिजल्टेंट सिग्नल हमेशा पीरियोडिक होगा। और उसका टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? रिजल्टेंट सिग्नल का टाइम पीरियड होगा दैट इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ऑफ n1 n2 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ n1 n2। ठीक है, चेक नहीं करना वहां पर कि दोनों पीरियोडिक सिग्नल के टाइम पीरियड का रेशियो रेशनल है, वो हमेशा रेशनल ही आएगा। अगर डिस्क्रीट टाइम डोमेन में मैं दो पीरियोडिक सिग्नल को ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट तो रिजल्टेंट सिग्नल हमेशा पीरियोडिक ही आने वाला, उसमें कोई शक ही नहीं है। चलो चौथा क्वेश्चन। अच्छा मुझको एक कॉमन सेंस का आंसर दो जरा तुम लोग। ये बताओ डिस्क्रीट टाइम डोमेन में मैंने किस सिग्नल को पीरियोडिसिटी या फिर किस सिग्नल को हम चेक कर सकते हैं ये पीरियोडिक है कि नहीं, या फिर किस सिग्नल का हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का। किसका निकाल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये बताओ डिस्क्रीट टाइम डोमेन में क्या मैंने साइन और कोसाइन के बारे में कुछ बोला है कि साइन पीरियोडिक होता है कोसाइन पीरियोडिक होता है? क्या डिस्क्रीट टाइम डोमेन में मैंने इनके बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला है। तो इसका मतलब अगर साइन या फिर कोसाइन आ जाएगा तो उनका टाइम पीरियड हम नहीं निकाल सकते, उसका कोई तरीका मैंने नहीं बताया। तो इसका मतलब ये है कि मुझे साइन और कोसाइन को अगर पीरियोडिसिटी चेक करनी हो, पीरियोडिक होता है कि नहीं होता है, उसको चेक करने के लिए आपको उसको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। और एक बार कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे लिख दिया उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को चेक कर सकते हैं कि वो पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा। अगर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक होगा तो कॉस भी पीरियोडिक होगा, साइन भी पीरियोडिक होगा। इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। साइन और कॉस जब भी आ जाएंगे, देखो कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में साइन और कॉस हमेशा पीरियोडिक होता था, उसका टाइम पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट होता था, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन है। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में मैंने साइन और कॉस के बारे में कोई चर्चा नहीं की। डिस्क्रीट टाइम डोमेन में मैंने केवल और केवल चेक करना बताया है कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा। अगर वो पीरियोडिक होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में अगर मुझे किसी भी सिग्नल की पीरियोडिसिटी चेक करनी है तो हमेशा उसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे लिखने के बाद, क्योंकि अगर मैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे लिख दूंगा तो अगर दोनों सिग्नल मैथमेटिकली बराबर है तो अगर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आपका पीरियोडिक होगा तो गिवन सिग्नल भी पीरियोडिक होगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए अब जो मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड मैंने आपको दिया था, लिख लिया, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था x ऑफ n दैट इज 2 cos that is pi by 4n प्लस ये वाला ब्रैकेट में लगा के ये वाला लगा 2 cos pi by 4n प्लस साइन pi by 8n। चेक करना है कि x ऑफ n मेरा पीरियोडिक होगा। x ऑफ n क्या है? दो सिग्नल का समेशन। अगर ये दोनों सिग्नल पीरियोडिक हुए तो 100% ये पीरियोडिक होगा। ठीक है, तो x ऑफ n पीरियोडिक है कि नहीं। अगर ये पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड, तो पहले x ऑफ n क्या है? दो सिग्नल का सम है। पहले हम इनको चेक करेंगे क्या ये दोनों सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं। अगर दोनों सिग्नल पीरियोडिक हुए तो 100% ये पीरियोडिक होगा और तब मैं इसका टाइम पीरियड निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो क्या चेक करते हैं, ये बताइए। ये कॉस सिग्नल दिया, लेकिन किस डोमेन में? डिस्क्रीट टाइम डोमेन में मैंने कॉस को दिया। कॉस को डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, कॉस डिस्क्रीट टाइम डोमेन में पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है, चेक करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में साइन और कॉस हमेशा पीरियोडिक होते हैं, उनका टाइम पीरियड आपको मालूम होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओ। लेकिन डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में कॉस और साइन हमेशा पीरियोडिक नहीं होंगे, उसको चेक करेंगे। अब इसको चेक करने का कोई तरीका बताया है क्या? साइन कॉस का तो बताया नहीं है, एक्सपोनेंशियल का बताया, तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे लिखूंगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास लिखा है बेटा e की पावर j थीटा, e की पावर j थीटा हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा प्लस j साइन थीटा लिख सकते हैं ना। हेलो, e की पावर j थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ये आपका जो है यूलर फॉर्मेट में है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है। e की पावर j थीटा इज इक्वल टू द कॉस थीटा प्लस j साइन थीटा। तो ये बताइए, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का रियल पार्ट निकालूं तो कॉस आएगा। हेलो,
अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये आप जो है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ये इसका रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, इसका मैं रियल पार्ट निकालूं तो रियल पार्ट क्या होगा, cos थीटा होगा। और बेटा अगर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट निकालूं तो क्या होगा, sin थीटा। तो मैं cos थीटा को क्या लिख सकता हूं बेटा, cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा इज नथिंग बट द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। आप जो है cos थीटा को लिख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का रियल पार्ट निकाल लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, cos थीटा मिल जाएगा। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का क्या कर लूं बेटा, इमेजिनरी पार्ट निकाल लूं तो वो क्या हो जाएगा, sin थीटा। इमेजिनरी पार्ट जे के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, sin थीटा। जे के साथ जो होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो मैं बेटा cos थीटा को क्या लिख सकता हूं, cos थीटा इज नथिंग बट, cos थीटा को मैथमेटिकली लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ e की पावर j थीटा। और ध्यान से बताओ, अगर मैं e की पावर j थीटा का अगर मैं रियल पार्ट निकालूं, इसका अगर मैं रियल पार्ट निकालूं तो क्या cos थीटा आएगा भैया, e की पावर j थीटा है, इसका रियल, इसको जब मैं फेजर फॉर्म में लिखूंगा तो ये लिखूंगा, इसका जब मैं रियल पार्ट निकालूंगा तो क्या होगा, cos थीटा ही होगा। तो cos थीटा को अगर मैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो दैट इज cos थीटा क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ e की पावर j थीटा। चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, ये मैथमेटिकली बराबर है। e की पावर j थीटा, इसका आपको रियल पार्ट चाहिए, e की पावर j थीटा का रियल पार्ट कितना होगा, cos थीटा ही होगा। क्या मेरी बात से सहमत है? तो चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, ये दोनों फंक्शन मैथमेटिकली क्या है, बराबर है। क्या पूजा समझ रही हो? ये फंक्शन देखो cos थीटा लिखा है, मैंने लिखा कि अगर cos थीटा क्या होता है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो e की पावर j थी, इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का रियल पार्ट बस कैलकुलेट करो। इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को हम लिखेंगे e की पावर j थीटा को लिखेंगे, ये लिख सकते हैं। इसका रियल पार्ट, अगर आप इसका रियल पार्ट कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए तो मैं क्या लिख दूं, कितना आएगा, इसका जो रियल पार्ट है वो cos थीटा आएगा। तो cos थीटा लिखो चाहे ये लिखो, बात क्या है, सेम है। तो cos थीटा को अगर आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे लिख सकते हैं तो रियल पार्ट ऑफ e की पावर j थीटा। अगर ये दोनों फंक्शन मैथमेटिकली बराबर है तो, अगर दोनों फंक्शन मैथमेटिकली बराबर तो चाहे इसकी पीरियोडिसिटी चेक करो चाहे इसकी, बात क्या है, सेम है। अगर ये पीरियोडिक होगा तो ये भी, क्योंकि दोनों फंक्शन अगर बराबर है तो दोनों का नेचर भी कैसा होगा, सेम। इसकी पीरियोडिसिटी चेक कर रही हूं तो मैं इसकी पीरियोडिसिटी चेक करूंगा, इसकी। अगर ये पीरियोडिक होगा तो ये भी पीरियोडिक ही आएगा। ठीक है, चलो उसी तरह अगर आपसे बोले जाए कि साइन थीटा को अगर मैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे लिखूं तो साइन थीटा को लिख सकते हैं दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर j थीटा। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करूं तो वो एग्जैक्टली कितना आएगा, वही वो आएगा साइन थीटा के बराबर। e की पावर j थीटा, इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का अगर आप इमेजिनरी पार्ट निकालें तो वो कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। चलो ये e की पावर j थीटा, इसका इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करो, j के साथ जो लिखा वो कितना है, साइन थीटा। तो इस कॉस और साइन को आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज द ट्रिक यू कैन बी यूज। साइन और कॉस को कभी भी चेक करना है डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, साइन और कॉस को कभी भी चेक करना है डिस्क्रीट टाइम डोमेन में तो उसको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। कॉस को हमेशा लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, साइन थीटा को लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आ जाओ। तो सेम क्वेश्चन को, साइन और कॉस को मैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए इस फंक्शन को। आ जाओ, आपको क्वेश्चन में दिया था x ऑफ n, यहां पर एम्पलीट्यूड है 2 तो 2 को मैंने 2 ही लिखा रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा, हेलो ये कॉस है और ये पूरा थीटा है, हेलो यहां देखो ये कॉस है ये पूरा थीटा है, इसको मैं कॉम्प्लेक्स कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ e की पावर j थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4 इंटू n। ठीक है, तो मैं इस कॉस को क्या लिख सकता हूं,
इस कॉस को मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट द रियल पार्ट ऑफ e की पावर j, थीटा की वैल्यू कितनी है, दैट इज पाई बाई फोर n। अब अगर आप इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करें ना, और इसका जब आप रियल पार्ट निकालेंगे तो इतना ही आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? इसका रियल पार्ट निकाल के देख लो, e की पावर j थीटा लिखा हुआ है, तो क्या लिखो, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू ये, दिस इज कॉस पाई/4 इंटू n, दैट इज j साइन दिस। इसका जब मैं रियल, इसका जो है रियल पार्ट निकालूंगा तो यही आएगा। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली। प्लस इस साइन को अगर मैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, साइन क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर j थीटा, व्हाट इज द थीटा, पाई/8 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ये इस फंक्शन को मैंने मैथमेटिकली, अब मैं इस फंक्शन को चेक कर लेता हूं ये पीरियोडिक है कि नहीं। अगर ये पीरियोडिक होगा तो ये भी, ये दोनों फंक्शन मैथमेटिकली बराबर हैं, ये दोनों फंक्शन मैथमेटिकली बराबर है, इसको चेक करने जा रहा हूं। अगर ये पीरियोडिक हुआ तो ये भी पीरियोडिक होगा, अगर ये पीरियोडिक है तो ये भी पीरियोडिक। चलो चेक करते हैं, चलो आ जाओ, इसको चेक करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को। इसका ओमेगा बताओ जरा, ओमेगा नॉट होगा जे और एन का कोफिशिएंट, जे और एन का कोफिशिएंट पाई/4, और इसका बेटा जरा मुझे बताओ, ओमेगा नॉट पाई/8 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक, चलो अब निकालते हैं बेटा, इसको देखना है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट निकालेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई/4, और यहां से बेटा पाई से पाई चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बेटा, 8 सेकेंड आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। और 8 कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक है, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक है, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कैसा है, पीरियोडिक। अगर ये बेटा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक है तो इसका मैं टाइम पीरियड निकालने वाला हूं, फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है बेटा, फंडामेंटल टाइम पीरियड n1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट इंटू m। चलो 2 पाई ओमेगा नॉट की वैल्यू अभी अभी निकाली है, 8 आ रही है, इंटू m। m की मैं वैल्यू रखूंगा, m इक्वल टू 1 रखूंगा तो आएगा 1 रखूंगा तो आएगा 8, m इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो आएगा 16, m इक्वल टू 3 रखूंगा तो आएगा 24। व्हाट इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड, जब मैं यहां से फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालूंगा तो व्हाट इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड, जितने भी इंटीजर टाइम पीरियड में स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n, 8 सेकंड आएगा इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड। ये पीरियोडिक है, चलो इसको चेक करते हैं ये पीरियोडिक है कि नहीं। अगर ये पीरियोडिक तो इसका फंडामेंटल, इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं। चलो इसमें निकालते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट, 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई/8, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 16, और 16 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। और बेटा अगर बेटा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट है तो ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक, और इसका टाइम पीरियड जो होगा दैट इज n2 इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट इनटू m, एंड दिस इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज कितना आ रहा है, 16। जरा मुझे बताओ इस वाले का फंडामेंटल टाइम पीरियड, इस वाले का फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होगा, जरा मुझे बताओ, 16 होगा, m इक्वल टू जब 1 रखेंगे वही मिनिमम इंटीजर वैल्यू आएगी, 16 सेकंड। दोनों सिग्नल आपके पीरियोडिक है, हेलो,
ये सिग्नल भी पीरियोडिक है, ये सिग्नल। अब डिस्क्रीट टाइम डोमेन में अगर मैं पीरियोडिक सिग्नल का समीशन करूंगा तो रिजल्टेंट सिग्नल हमेशा पीरियोडिक आएगा। चेक करने की जरूरत है, चेक अगर करोगे तो क्या करोगे, इन दोनों पीरियोडिक सिग्नल के फंडामेंटल टाइम पीरियड का रेशियो निकालोगे। रेशियो कितना है, 8/16, 1/2, इंटीजर बाई इंटीजर, रेशनल नंबर आ रहा, तो एक्स ऑफ एन पीरियोडिक। चेक नहीं करना, मैं आपको बता चुका हूं कि चूंकि पहला वाला सिग्नल भी पीरियोडिक है, दूसरा वाला सिग्नल भी पीरियोडिक है, और अगर डिस्क्रीट टाइम डोमेन में आप पीरियोडिक सिग्नल का समीशन करोगे तो रिजल्टेंट सिग्नल पीरियोडिक ही आएगा। यू कैन नॉट चेक, चेक करोगे तो भी आएगा, तो अपने उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जब मैंने बता दिया तो हो गई, तो डायरेक्टली ये पीरियोडिक होगा। क्योंकि ये दोनों सिग्नल पीरियोडिक है तो एक्स ऑफ एन इन्हीं पीरियोडिक सिग्नल का समीशन है, और डिस्क्रीट टाइम डोमेन में पीरियोडिक सिग्नल का जो समीशन होता है वो पीरियोडिक एक्स पीरियोडिक। और ये अगर ये पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होगा, n1 और n2 का एलसीएम डिवाइडेड बाई n1 और n2 के डिनोमिनेटर का एचसीएफ। लिख रहा हूं, यहां तक नोट कर लीजिए पहले। डिस्क्रीट टाइम डोमेन में साइन और कोसाइन हमेशा पीरियोडिक नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। साइन और कोसाइन उनको अगर आपको चेक करना है तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना। कॉस को कन्वर्ट करेंगे तो रियल पार्ट आएगा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, साइन को कन्वर्ट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आएगा। लिखिए जरा, क्योंकि दोनों सिग्नल कैसे हैं, पीरियोडिक। तो लिख रहा हूं, चूंकि x of n is the summation of टू पीरियोडिक सिग्नल, दोनों सिग्नल पीरियोडिक है, उन्हीं का समेशन है पीरियोडिक सिग्नल, सो दैट x of n is a periodic signal with fundamental time period, with time period is capital is given as a capital N। और कैपिटल एन की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा बेटा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ऑफ n1 n2 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ n1 and n2। ठीक है, n1 n2 आपको दिए, n1 एलसीएम निकालना है, n1 के न्यूमरेटर, n1 n2 के न्यूमरेटर का एलसीएम, एलसीएम ऑफ n1 का न्यूमरेटर क्या है बेटा, n1 का न्यूमरेटर है 8 और n2 का न्यूमरेटर है 16। 8 और 16 का आपका आ जाएगा, दैट इज एलसीएम। HCF ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ n1 n2, इसका भी 1 है, इसका भी 1, 1,1 एंड दिस इज इक्वल टू 8 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना आ जाएगा बेटा, एक्स ऑफ एन का टाइम पीरियड आ जाएगा 16 से। लिख, नेक्स्ट आपके पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो दोनों साइन के सिग्नल है, मैंने बताया था कि साइन और कोसाइन हमेशा पीरियोडिक नहीं होगा, आपको चेक करना पड़ेगा। यहां पर देखो, मैंने इस क्वेश्चन में साइन लिया था और वो पीरियोडिक आ रहा है, अब मैं दूसरा साइन ले रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां पर ये मैंने साइन सिग्नल लिया था डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, और इसको आपने ऐसे लिखा था, और ऐसे लिखने के बाद देखा था कि 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट रेशनल आ रहा था, तो ये पीरियोडिक था, ये पीरियोडिक मतलब साइन पीरियोडिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चले आगे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको चेक करना था
एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू दिया था साइन एन, साइन एन। इसको चेक करना था कि ये पीरियोडिक है कि नहीं। अगर ये पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड निकालना था। तो साइन को तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकता, साइन और कोसाइन पीरियोडिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे इसको? कॉम्प्लेक्स डिस्क्रीट टाइम डोमेन में कल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के बारे में बताया है। राहुल सूर्यवंशी बोल रहे हैं सर HCF ऑफ 1 कैसे आया? भैया HCF करना है किसका? डिनोमिनेटर का। N1 N2 के डिनोमिनेटर कैसे, ये बताओ। N1 का डिनोमिनेटर क्या है? 1। N2 का डिनोमिनेटर क्या है? 1, ठीक है। तो N1 N2 के डिनोमिनेटर है 1 1। इनका आपको क्या लेना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। N1 N2 का डिनोमिनेटर क्या है? 1, 1, उसका आपको क्या लेना है? HCF। समझ गए बेटा राहुल? क्या मेरी बात समझ रहे हो भैया राहुल? ठीक है, चलो। अब आप देखो साइन और कोसाइन है, इसको डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट e की पावर j थीटा, e की पावर j थीटा ना। तो यहाँ पर थीटा क्या? हेलो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन n लिखा हुआ, साइन n। थीटा की वैल्यू कितनी है? n। हेलो, यहाँ पर क्या लिखा है? साइन n लिखा है। और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर j थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? n। थीटा की जगह मैंने रख दिया n, तो दैट इज साइन n को आप लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर j। थीटा की वैल्यू कितनी है? n। कंपेयर कर लो बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर j थीटा। जब कंपेयर करेंगे तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा? n। बस थीटा की जगह n रख दी, तो इसको लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं, अगर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट निकालूं इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को, तो यही जाएगा। लिख के देख लो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, इसका इमेजिनरी पार्ट यही आएगा। तो इन दोनों, ये दोनों बराबर है, तो इसको चेक कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को चेक करना तो मैंने बताया। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू बताओ, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, मैं देखूं जरा। ओमेगा नॉट की वैल्यू बताओ। जे और एन का कोफिशिएंट, व्हाट इज द जे एंड एन का कोफिशिएंट? अदिति तुम सही बोल रही हो। और व्हाट इज द ओमेगा नॉट इन दिस केस? भाई तुम लोग इसको क्या लिख सकते हो? इस टर्म को ऐसे नहीं लिख सकते हो, e की पावर j इंटू 1 इंटू एन, नहीं लिख सकते। तो व्हाट इज द ओमेगा नॉट? जे और एन का कोफिशिएंट। ये जे और एन लिखा ना, जे एन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा नॉट हो जाएगा 1, ओमेगा नॉट हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड। अब यहां से देखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट, ये रेशियो निकाला, रेशनल आना चाहिए। ओमेगा नॉट किलो 1 दैट इज 2 पाई। कैसा नंबर है? इन रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर। सो दैट एक्स ऑफ एन जो कि साइन था, मैंने अभी अभी बताया था कि साइन को साइन हमेशा पीरियोडिक है, ये आई इन रेशनल। सो एक्स ऑफ एन, सो दैट एक्स ऑफ एन या फिर गिवन सिग्नल, गिवन सिग्नल एक्स ऑफ एन इज नॉट ए पीरियोडिक सिग्नल। ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। नेक्स्ट, दैट इज एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, तीसरा क्वेश्चन दिया था साइन 2√2n, ये दिया हुआ। इसको चेक करना था कि ये जो साइन टर्म है वो आपका पीरियोडिक है। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू ये है, और साइन थीटा को लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर थीटा। जो थीटा यहां होगा वही यहां चला जाए।
तो साइन कॉस को तो चेक नहीं कर सकते डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, तो इसको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट e की पावर j थीटा, व्हाट इज द थीटा, 2√2n। इसको चेक करते हैं, और इसको जब चेक करेंगे तो ओमेगा नॉट, बताओ जरा, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल चेक करना है, ओमेगा नॉट j और n का जो कोफिशिएंट होगा वो ओमेगा नॉट हो जाएगा, दैट इज 2√2 रेडियन पर सेकेंड। अब आपको पीरियोडिसिटी चेक करनी है तो 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट का रेशियो निकाल लो, 2 से 2 कट जाएगा, पाई बाई √2 कैसा नंबर है, इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर। अगर 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट है तो ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अपीरियोडिक हो, अपीरियोडिक होने का मतलब ये सिग्नल अपीरियोडिक मतलब x ऑफ n अपीरियोडिक, so that the given signal x of n is not a periodic, not represent a periodic signal। चलिए अब लास्ट टॉपिक हमारा एक और बचा है, एनर्जी एंड पावर निकालने के बारे में बात करते हैं डिस्क्रीट टाइम डोमेन। डिस्क्रीट टाइम डोमेन में अगर सिग्नल दिया तो उसकी एनर्जी और पावर हम लोग कैसे निकालते हैं, इतना लिखिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एनर्जी एंड पावर सिग्नल। कैसे चेक करेंगे डिस्क्रीट टाइम डोमेन में कौन सा सिग्नल मेरा एनर्जी सिग्नल है, कौन सा सिग्नल मेरा पावर सिग्नल है डिस्क्रीट टाइम डोमेन। जैसा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी वैलिड होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि आपका कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में कोई सिग्नल मेरा एनर्जी सिग्नल तभी कहलाएगा जब उसकी एनर्जी निकालने में कैसी आए, फाइनाइट आए, और उसकी पावर कितनी आए, 0। अगर किसी सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट आ रही है और पावर 0 आ रही है तब वो सिग्नल कैसा सिग्नल कहलाएगा, आपका एनर्जी सिग्नल कहलाएगा, ठीक है। और आपका कोई भी सिग्नल आपका पावर सिग्नल कब कहलाएगा, पावर फाइनाइट आनी चाहिए और एनर्जी कितनी आनी चाहिए, इनफाइनाइट। अगर मैं सिग्नल की पावर निकालूं तो पावर फाइनाइट है और एनर्जी इनफाइनाइट है, तब वो सिग्नल कैसा सिग्नल कहलाता था, पावर सिग्नल कहलाता था, ठीक है। तो जरा चीजें लिखते हैं और फार्मूले लिखते हैं। वहां पर मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में एनर्जी निकालना। अब देखो एनर्जी के लिए केवल एक ही फार्मूला, चाहे वो पीरियोडिक सिग्नल हो चाहे वो अपीरियोडिक सिग्नल, एनर्जी निकालने का फार्मूला केवल एक ही होता था, दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मॉड ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर इनटू डी, यही होता था। डिस्क्रीट टाइम डोमेन में क्या होगा, इंटीग्रेशन समेशन में चेंज हो जाएगा, तो समेशन फ्रॉम वेयर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मॉड ऑफ एक्स ऑफ एन का होल स्क्वायर। लेकिन पावर के लिए दो फार्मूले थे आपका, जो है अगर आपका सिग्नल कैसा है, आप पीरियोडिक है तो पावर निकालने का फार्मूला अलग था, और अगर सिग्नल मेरा पीरियोडिक है तो पावर निकालने का फार्मूला कैसा था, अलग था। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा चीज बात की थी कि अगर सिग्नल कैसा है, पीरियोडिक नेचर का है, तो जनरली वो पावर सिग्नल होता था, और अगर सिग्नल मेरा किस नेचर का है, आप पीरियोडिक नेचर का है, तो जनरली वो कैसा होता था, एनर्जी सिग्नल। मतलब अगर आप पीरियोडिक है तो मैं पावर निकालने की कोशिश करूंगा, दैट इज एनर्जी निकालने की पहले कोशिश करूंगा, और अगर सिग्नल मुझे पीरियोडिक दिया हुआ तो पहले मैं उसकी पावर निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पावर
निकालू, इसलिए निकालू क्योंकि उसमें पावर सिग्नल होने के चांस ज्यादा होंगे, उसकी वैल्यू फाइनाइट आने वाली, ठीक है, आ सकती है, मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो जरा हेडिंग डाल लीजिए, फार्मूले क्या होते हैं, थोड़ा सा फार्मूले में चेंज है पावर के फार्मूले में, उनको हम लोग देख लेते हैं। दैट इज एनर्जी एंड पावर, एनर्जी एंड पावर ऑफ ए सिग्नल। किसी भी सिग्नल की एनर्जी और पावर निकालने के फार्मूले, जब एनर्जी और पावर निकालेंगे तभी आप बता पाएंगे वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल होने वाला है कि पावर सिग्नल होने वाला है, ठीक है। एनर्जी एंड पावर ऑफ ए सिग्नल इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन। इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन, ठीक है। चलिए लिखिए जरा, एनर्जी निकालने का फार्मूला मैं लिख रहा हूं। फॉर ए सिग्नल, फॉर ए सिग्नल x of n, for a signal x of n, the energy of the signal, for a signal x of n, the energy, the energy of the signal x of n is given by the formula, is given by the formula। मैं आप अपने सिग्नल x of n, x of n की एनर्जी को, एक सिग्नल है मेरे पास x of n, और उस सिग्नल x of n की एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा E of x of n, जो कि एक फार्मूला, दैट इज, अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो आप एक समेशन निकालेंगे, दैट समेशन इज फ्रॉम वेयर, दैट इज n is changing from minus infinite से plus infinite mod of x of n का होल स्क्वायर। और बेटा ये जो एनर्जी आती थी वो किस में आती थी, जूल में आती थी। इसके बगल में मैं कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन का फार्मूला लिख दे रहा हूं जिससे कि आप दोनों को रिलेट कर पाए। कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या होता है, यहां लिख देता हूं, फॉर कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन, ये फार्मूला है। कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में यहां पर लिख देता हूं ब्रैकेट में, कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में अगर आप अपने सिग्नल एक्स ऑफ टी की एनर्जी निकालेंगे तो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मॉड ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर इनटू डी टी। ये फार्मूला होता था कॉन्टिन्यूअस। और मैंने बताया था कि अगर कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर किसमें कन्वर्ट होगा, समेशन में। लिमिट थी माइनस इनफाइनाइट से प्लस, समेशन होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मॉड ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर। चलिए, पावर निकालने के लिए थोड़ी सी अलग चीजें होती थी। अगर सिग्नल आप पीरियोडिक है तो उसकी पावर निकालने का फार्मूला अलग होता था, अगर वो पीरियोडिक है तो पावर निकालने का फार्मूला। तो जब भी आप पावर निकालेंगे तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा पीरियोडिक सिग्नल है कि नहीं। अगर पीरियोडिक होगा तो अलग फार्मूला, अपीरियोडिक होगा तो अलग फार्मूला, ठीक है। यहां पर लिख रहे हैं फॉर ए सिग्नल एक्स ऑफ टी, यहां पर लिख रहा हूं फॉर अपीरियोडिक, अपीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ एन। अगर सिग्नल कैसा है, अपीरियोडिक सिग्नल है, अपीरियोडिक जब मैं लिखता हूं तो हमेशा ए कैपिटल लेटर बनाता हूं। फॉर ए अपीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ एन, द पावर ऑफ द सिग्नल,
the power of the signal x of n is given by the formula पावर को जनरली हम रिप्रेजेंट करेंगे p ऑफ x ऑफ n की पावर को p ऑफ x ऑफ n से अगर आप पीरियोडिक तो पावर निकालने का फार्मूला होगा लिमिट n टेंड्स टू 0 1 upon 2n plus 1 and this is summation n is changing from minus infinite से plus infinite mod of x of n का whole square. कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में फार्मूला क्या था लिख देता हूं आप पीरियोडिक सिग्नल की पावर निकालने का लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट था 1 अपॉन 2t इंटीग्रेशन था माइनस t से लेके प्लस t मॉड ऑफ xt का होल स्क्वायर इंटू dt. दोनों में पावर के फार्मूले अलग अलग हैं यहां पर 2t होता था यहां पर 2n प्लस 1 है ध्यान रखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा और पावर जब निकालते थे तो वॉट में आती थी यूनिट इज वॉट और अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो पावर निकालने का फार्मूला अलग होता था नीचे लिख रहा हूं for periodic signal x of n the power of the signal x of n is given by the formula. अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो पावर निकालने का जो फार्मूला होगा दैट इज पावर को रिप्रेजेंट करेंगे x ऑफ n की p ऑफ x ऑफ n दैट इज नथिंग बट द 1 by n summation that is n is changing from 0 से लेके कैपिटल n माइनस दिस इज इंपॉर्टेंट लिमिट आपको याद रखनी है लिमिट समेशन n की लिमिट लगा रहा हूं n इज चेंजिंग फ्रॉम 0 से लेके कहां तक n की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल n माइनस 1 यहां पर ऐसे लिख देता हूं n की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल n माइनस 1 एंड दैट इज मॉड ऑफ x ऑफ n का होल स्क्वायर इतना वॉट दिस इज द फार्मूला ऑफ पावर फॉर पीरियोडिक सिग्नल कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में क्या था p ऑफ xt दैट इज इक्वल टू 1 by t इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस t/2 से लेके प्लस t/2 एक टाइम पीरियड लेंथ था मॉड ऑफ xt का होल स्क्वायर इंटू dt इतना वॉट
दोनों के पावर के फार्मूले में अलग है। और इस फार्मूले में जो कैपिटल एन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर रहा है फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक सिग्नल। लिख देता हूं, इस फार्मूले में वेयर कैपिटल एन इज नोन एज फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल एक्स ऑफ एन। कैपिटल एन इस फार्मूले में फंडामेंटल टाइम पीरियड है एक्स ऑफ एन का। लिमिट आपको क्लियर होनी समेशन की, 0 से लेके कैपिटल एन माइनस वन। अगर ये 4 है तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1। चलो अब लिखिए जरा, अगर आप अपनी सिग्नल की एनर्जी और पावर निकाल लेते हैं उसके बाद आप कमेंट कर सकती हैं कि आपका सिग्नल एनर्जी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पावर सिग्नल को रिप्रेजेंट कर। लिखें, एनर्जी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए एनर्जी फाइनाइट होनी चाहिए, पावर 0 होनी चाहिए। चलो लिखिए जरा, a signal is said to be energy signal, a signal x of n is said to be an energy signal if energy of signal x of n, सिग्नल की एनर्जी कैसी आ जाए? फाइनाइट आ जाए, एंड पावर ऑफ द सिग्नल कैसी आ जाए? 0। अगर आपके सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट है और पावर 0 है तब वो सिग्नल कैसा सिग्नल कहलाएगा? एनर्जी सिग्नल कहलाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, अभी थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, थोड़ी सी जगह, फिर क्या 2 लाइनें मुझे यहाँ पर लिखानी होंगी, उसके नीचे से लिखेंगे ए सिग्नल x of n is said to be a power signal if पावर ऑफ द सिग्नल कैसी आ जाए? फाइनाइट आ जाए, और एनर्जी सिग्नल की कैसी आ जाए? इनफाइनाइट आ जाए। तब वो सिग्नल कैसा कहलाएगा? पावर सिग्नल कहलाएगा। और जो सिग्नल ना तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे ना ही इस कंडीशन को, मतलब उसकी ना तो एनर्जी इनफाइनाइट है और पावर 0 आए, और ना ही पावर फाइनाइट है एनर्जी इनफाइनाइट, दो सिग्नल आपका ना तो एनर्जी सिग्नल होगा ना ही पावर सिग्नल होगा। 2 लाइनें यहां फिर से छोड़ेंगे, उसके नीचे लिखेंगे।
फिर से 2 लाइनें छोड़िएगा, नीचे से लिखिएगा। If a signal x of n, if a signal x of n is not satisfying, if a signal x of n is not satisfying the equation 1 and equation 2, मतलब अगर मैं एक सिग्नल की एनर्जी निकालो, एनर्जी ना तो फाइनाइट है और ना ही पावर 0 है, या फिर पावर ना तो उसकी फाइनाइट है और एनर्जी इनफाइनाइट, तब आपका जो है सिग्नल ना तो एनर्जी सिग्नल होगा ना ही पावर। अगर इन दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करा, अगर ना तो पहले रिलेशन को सेटिस्फाई करा ना ही दूसरे, इफ ए सिग्नल इज नॉट satisfying the above equation 1 and equation 2, then the signal x of n is neither energy signal नॉर पावर सिग्नल, ना ही वो एनर्जी सिग्नल होगा ना ही वो पावर सिग्नल। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। ये मैंने कुछ जगह छुड़वाई है। पावर सिग्नल जनरली आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द जो पीरियोडिक सिग्नल होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल कैसे होते हैं, पावर सिग्नल होते हैं। तो अगर सिग्नल मेनली मान लीजिए पीरियोडिक है, अगर मेरा सिग्नल पीरियोडिक है तो उसके पावर सिग्नल होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए मैं उसकी पावर पहले कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो जनरली मैं लिख रहा हूं, मतलब पीरियोडिक सिग्नल के पावर सिग्नल होने की संभावना ज्यादा, अगर पावर सिग्नल होने की संभावना ज्यादा तो उसकी पावर जनरली फाइनाइट आएगी और एनर्जी इनफाइनाइट आएगी। इसलिए कभी भी पीरियोडिक सिग्नल है तो मैं उसकी पावर पावर निकालने में पहले इंटरेस्टेड रहूंगा, तो उसके पावर सिग्नल होने की संभावना ज्यादा है, तो पावर फाइनाइट आनी चाहिए, आएगी लगभग, नहीं आएगी तो फिर वो पावर सिग्नल नहीं होगा। तो यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहां पर एक पॉइंट लिखेगा, पीरियोडिक सिग्नल्स आर जनरली, या फिर जनरली मतलब प्रायः, जनरली पीरियोडिक signals are represent a power signal, represent a पावर सिग्नल। जनरली आपका जो पीरियोडिक सिग्नल होता है जनरली वो पावर सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी पावर निकालिएगा पहले। यहां बात करते हैं, जनरली आप पीरियोडिक सिग्नल कैसा सिग्नल होता है, आप पीरियोडिक सिग्नल कैसा सिग्नल होता है, जनरली आप पीरियोडिक सिग्नल एक एनर्जी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने की संभावना ज्यादा है। मतलब जनरली प्रायः जो अपीरियोडिक सिग्नल होते हैं वो एनर्जी सिग्नल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उनकी एनर्जी निकालेंगे तो फाइनाइट आने की संभावना ज्यादा है। तो अगर सिग्नल अपीरियोडिक हुआ तो पहले मैं उसकी एनर्जी निकालूंगा। ठीक है, अच्छा दूसरा मुझे ये बताइए, मान लीजिए कोई फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, ध्यान से देखो, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल डिस्क्रीट टाइम डोमेन में ये क्या फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है क्या, 1 2 3 4 5, क्या ये फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है या फिर सिग्नल है? हेलो, ये फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है, ये पीरियोडिक होगा कि नहीं, जरा इसका ग्राफ बनाओ। 0 पे वैल्यू कितनी है बेटा, 3, 1 पे वैल्यू कितनी है बेटा, 4, 2 पे वैल्यू कितनी है, 5, -1 पे बेटा वैल्यू कितनी है, 2,
और -2 पे वैल्यू कितनी है 1, फिर उसके बाद वैल्यू क्या है 0। तो जरा मुझे ये बताओ ग्राफ देख के कि जो फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस या फिर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होगा वो पीरियोडिक सिग्नल होगा। पीरियोडिक मतलब क्या ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है क्या कुछ टाइम के बाद? क्या ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है क्या कुछ टाइम के बाद? नहीं, रिपीट नहीं कर रहा है। अगर रिपीट नहीं कर रहा तो ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं होगा, और अगर ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं होगा तो अपीरियोडिक होगा, और अपीरियोडिक होगा तो जनरली कैसे सिग्नल को रिप्रेजेंट करने की संभावना ज्यादा है? दैट इज एनर्जी सिग्नल के रिप्रेजेंट करने की संभावना। तो यहां हम बोल सकते हैं कुछ हिट एंड ट्रायल कि अगर मुझे कभी फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल दिया हुआ या फिर फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस दिया या फिर अपीरियोडिक सिग्नल हुआ तो उसके एनर्जी सिग्नल होने की संभावना ज्यादा, तो पहले मैं उनकी एनर्जी ही निकालूंगा, और अगर एनर्जी फाइनाइट आ गई पावर 0 की तो 100% वो कैसा सिग्नल होगा? एनर्जी सिग्नल ही होने वाला। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो नोट करके ये है कि कई बार हम लोग जो है ग्राफ बना लेंगे और ग्राफ से हम लोग देखेंगे कि यार ये पीरियोडिक नहीं है तो अपीरियोडिक है। अगर अपीरियोडिक तो एनर्जी सिग्नल होने की संभावना ज्यादा है, और अगर एनर्जी सिग्नल होने की संभावना ज्यादा है तो दैट इज नथिंग बट द आपका जो है आप उसकी एनर्जी ही पहले क्या करिएगा? कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, लिखो जरा, नोट करके लिखेंगे। जनरली अपीरियोडिक सिग्नल अच्छा ये बताओ, जैसे फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है, यहां पर बात करते हैं फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस, एक ग्राफ ही बना देते हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये है n इक्वल टू 0, 1 2 3 4। इसका सीक्वेंस दिया है आपके पास 1 2 3। ये एक फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है। दिस इज ए फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस, इट इज फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल। नाउ n इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू है 2, ठीक है। n इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू है 3, और n इक्वल टू -1 पे बेटा इसकी वैल्यू है 1। बाकी सभी जगह पे इसकी वैल्यू कितनी है? 0 0 0 0 0 0। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल जनरली कैसा होता है, तो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल जो होता है ये जनरली कैसा होता है? क्योंकि वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है तो ये जनरली कैसा होगा? अपीरियोडिक। पहली बात क्लियर हुई है, कैसा हुआ? अपीरियोडिक। क्या फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस एब्सोल्युटली समेबल होगा? क्या फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल क्या ये एब्सोल्युटली समेबल होगा? एब्सोल्युटली समेबल का मतलब है क्या? मैं आपके सिग्नल की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड वैल्यू को -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक सम करूं तो क्या वैल्यू फाइनाइट आएगी? अगर फाइनाइट आएगी तो ये एब्सोल्युटली समेबल होगा। ध्यान से देखिएगा, एब्सोल्युटली समेबल का मतलब क्या है? आप अपने सिग्नल की मॉड वैल्यू को क्या करिए? सम करिए। कहां से लेके कहां तक? -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। अगर ये समेशन फाइनाइट आया तो ये एब्सोल्युटली समेबल होगा, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल। नोट दिखा रहे, रुक जाओ, अभी ममता नोट दिखा रहा है, पहले रुक जाओ। अगर ये फाइनाइट है तो एब्सोल्युटली समेबल होगा, अगर इनफाइनाइट तो एब्सोल्युटली समेबल नहीं होगा। ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पर n की वैल्यू रख रहा हूँ, n की वैल्यू मैं रख रहा हूँ -इनफाइनाइट से,
ध्यान से देखो, माइनस इनफाइनाइट से मैंने रखना स्टार्ट किया, इसी तरह आएगा बेटा एक्स। चलो एन की वैल्यू रख रहा हूं ना, यहां पर रख रहा हूं बेटा -3 से रख रहा हूं, तो आएगा मॉड ऑफ, हेलो, यहां पर मैं -3 रखूंगा, -2 -1 0 1 2 3 और 4 इस तरह इनफाइनाइट तक जाएगा। नाउ दिस इज मॉड ऑफ एक्स ऑफ -3, फिर मॉड ऑफ एक्स ऑफ -2, दैट इज मॉड ऑफ एक्स ऑफ -1 प्लस मॉड ऑफ x of 0 mod of x of 1 mod of x of 2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ध्यान से देखिएगा जरा, यहां बोर्ड पे देखो, ये बताओ माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 तक आपके सिग्नल की वैल्यू क्या है? 0। हेलो, माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 तक आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। एक्स ऑफ, अगर मैं n इक्वल टू -2 पे, n इक्वल टू -2 पे सिग्नल की वैल्यू निकालूं, एक्स ऑफ n की वैल्यू, ये एक्स ऑफ n की वैल्यू है, ये n इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग, ये n इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग, n इक्वल टू 3 के, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग सिग्नल की वैल्यू एक्स ऑफ n की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब देखो -2 पे भी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? n इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग एक्स ऑफ n की वैल्यू है 1, 0 करस्पॉन्डिंग 2, -2 के करस्पॉन्डिंग भी कितनी है? 0, उसकी मॉड वैल्यू भी 0 होगी। n इक्वल टू -1 पे आपके सिग्नल की बेटा वैल्यू कितनी है? 1, और 1 एक पॉजिटिव नंबर का मॉड लेंगे तो ये कैसा आएगा? फाइनाइट। ये वैल्यू कितनी आएगी? 1। नाउ n इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आपके सिग्नल की बेटा वैल्यू कितनी है? 2, ये वैल्यू आएगी 2। n इक्वल टू -3 के करस्पॉन्डिंग, n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग सिग्नल की बेटा वैल्यू कितनी है? 3, ये वैल्यू कितनी आएगी? 3। और बाकी सारी वैल्यू बेटा कितनी आएंगी? फिर से 0 है। तो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल में जिन जिन n के करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी होगी वो फाइनाइट वैल्यू होंगे, और जब हम सारी वैल्यू को ऐड करेंगे बेटा, हेलो, सारी वैल्यू को ऐड करेंगे, 0 आएगा माइनस इनफाइनाइट से, ये 0 आएगा, ये सब 0 हो जाएंगे, यहां से 1 आएगा, यहां से 2 आएगा, और यहां से 3, 1 2 3, कैसा नंबर आएगा? 6। क्या ये फाइनाइट नंबर आ रहा है? क्या ये फाइनाइट नंबर आ रहा है? तो आप देखेंगे अगर मैं फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, अगर ड्यूरेशन आपका सिग्नल कैसा फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, अगर मैं इसकी मॉड वैल्यू को, सिग्नल की मॉड वैल्यू को समेशन कर दे -, तो ये समेशन हमेशा कैसा आएगा? फाइनाइट है। तो बाकी सब जगह तो ये 0 होगा, केवल यही वैल्यू आपस में क्या होंगे? ऐड। आपके सीक्वेंस में जो वैल्यू होंगी वही वैल्यू क्या हो जाएंगे? केवल ऐड। और बेटा फाइनाइट वैल्यू को ऐड करने पे हमेशा फाइनाइट वैल्यू ही आती है। क्या मेरी बात समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? गोविंद, सीक्वेंस के अंदर हमेशा फाइनाइट वैल्यू होंगी, तो यही वैल्यू केवल ऐड होंगी बेटा। n इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड होगी, माइनस n इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग, n इक्वल टू 1, बाकी सब तो 0 हो जाएगा बेटा, 0। तो ये एडिशन हमेशा फाइनाइट नंबर ही आएगा, और फाइनाइट आएगा तो आप बोल सकते हैं कि ये जो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है वो कैसा है? हमेशा ये एब्सोल्युटली समेबल होगा। एब्सोल्यूट फाइनाइट मतलब किससे कम है? इनफाइनाइट से कम। इसको लिखो, मैं अभी ऊपर जा रहा हूं लिखने के लिए, वो मैंने स्टेटमेंट पूरा नहीं लिखा। तो आप देखेंगे कि अगर मेरा जो है सिग्नल, ध्यान सुनिए, जो मेरा फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होता है वो हमेशा एब्सोल्युटली समेबल होता है। तो एब्सोल्युटली समेबल का मतलब होता है फाइनाइट ड्यूरेशन। तो कई बार किताबों में एग्जामिनेशन में लिख दिया जाता है कि आपके पास एक एब्सोल्युटली समेबल का मतलब फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, वो जनरली कैसा होगा? अपीरियोडिक। तो अपीरियोडिक सिग्नल या फिर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल जो कि आपका एब्सोल्युटली समेबल होगा, ये जनरली आपके कैसे होंगे? अपीरियोडिक सिग्नल होंगे। फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल पीरियोडिक नहीं होता है, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल अपीरियोडिक होता है। सिग्नल अगर अपीरियोडिक तो उसके एनर्जी सिग्नल होने की संभावना ज्यादा है।
लिख लिया क्या? लिख लिया तो मुझे बता दीजिए, हम लोग ऊपर की स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लें। आ जाओ। यहां जनरली अपीरियोडिक सिग्नल या फिर और अपीरियोडिक सिग्नल कॉमा करा के लिख रहा हूं, एंड फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल। फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल जनरली कैसा होता है? दैट इज फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल कैसा होता है? एब्सोल्यूट समेबल होता है। और फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल अपीरियोडिक भी होता है। और अगर सिग्नल अपीरियोडिक है तो उसके एनर्जी सिग्नल होने की संभावना ज्यादा है। एब्सोल्युटली समेबल। जनरली अपीरियोडिक सिग्नल, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल या फिर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल को एब्सोल्युटली समेबल होता है, समेबल। आर रिप्रेजेंट ए एनर्जी सिग्नल। जनरली आपका जो है फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल और अपीरियोडिक सिग्नल आपके किस सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं? याद रखिएगा, एनर्जी सिग्नल। अगर आपके पास अपीरियोडिक सिग्नल है या फिर फाइनाइट ड्यूरेशन, तो जनरली वो एनर्जी सिग्नल होने की संभावना ज्यादा। उनकी एनर्जी पहले निकाल लीजिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? चलिए, अब कुछ चीजें जरूरत पड़ेंगी, उन फार्मूलों को भी देख लेते हैं। एनर्जी और पावर निकालने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, उन फार्मूले को भी हम लोग देख लेते हैं। चले, आ जाओ। नहीं लिखा किसी ने? छूट गया क्या? चलो, अब देखो, मान लीजिए आपके पास एक इनफाइनाइट टर्म की जीपी है, तो उसका समेशन क्या होगा? जीपी क्या होती है? पहले टर्म को दूसरे टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करिए, तीसरे को दूसरे डिवाइड करिए, चौथे को तीसरे डिवाइड। तो ये जो रेशियो है वो क्या है? कांस्टेंट आना चाहिए, जिसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। यहाँ पर मैं एक इनफाइनाइट टर्म की जीपी ले रहा हूं और उसके इनफाइनाइट टर्म का सम करो। इनफाइनाइट टर्म की जीपी का जो समेशन होगा, दैट इज ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर मैं जीपी के गुणोत्तर श्रेणी के इनफाइनाइट टर्म्स का क्या करूं? सम करूं, तो ये सम कितना होता है? ये मुझे कैसे मालूम चला ये जीपी है? अगर मैं दूसरे को पहले से डिवाइड करूं, दूसरे को पहले से डिवाइड करूं, या फिर तीसरे को दूसरे टर्म से डिवाइड करूं, या फिर चौथे को तीसरे टर्म, तो ये सारे रेशियो कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। डिवाइड करके इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे, तो सारे जो है रेशियो बराबर है। तो ये क्या है? गुणोत्तर श्रेणी है या फिर जीपी है। और जीपी के कितने टर्म का सम किया है बेटा? इनफाइनाइट टर्म का सम किया। तो अगर मैं जीपी के इनफाइनाइट टर्म का क्या कर दूंगा? सम कर दूंगा। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है? ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। और बेटा इसमें ये जो आर है, आर क्या है बेटा? कॉमन रेशियो। ये जो आर लिखा है ये क्या है? कॉमन रेशियो। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। इस फार्मूले में वेयर ए मेरा क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, और आर मेरा क्या है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? दूसरे वाले टर्म को पहले वाले टर्म से, ये टर्म लिखा है T2 का मतलब टर्म 2 है, T1 का मतलब टर्म 1 है, ठीक है। नाउ तीसरे टर्म को दूसरे टर्म से डिवाइड कर दीजिए, चौथे टर्म को तीसरे टर्म से डिवाइड कर दीजिए, डॉट 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 लाइक यहां से आर आ जाए। एक तो ये फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। दूसरा,
अगर मैं जीपी के n टर्म्स का सम कर दूं, n टर्म्स का, दैट इज ये मेरे पास एक जीपी है, कितने टर्म का बेटा, n टर्म्स का सम कर दूं, तो फार्मूला क्या होगा बेटा, फार्मूला होने वाला है दैट इज नथिंग बट द a r की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r की पावर 1। दिस इज द फार्मूला। अगर आप जीपी के n टर्म का सम करेंगे तो ये फार्मूला होने वाला, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सिग्नल। आपको एक सिग्नल एक्स ऑफ एन दिया जिसकी एनर्जी एक्स ऑफ एन, किस सिग्नल को एक्स ऑफ एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2 की पावर n इंटू यून। ये स्टैंडर्ड सिग्नल है, जब मैं जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ाऊंगा तो आपको आएगा। इस सिग्नल की आपको एनर्जी निकालनी, दिस इज द सिग्नल, इसकी एनर्जी निकालने का फार्मूला आपको दिया है, आप उसको लगाएंगे और आप कैलकुलेट करके लाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे कल देखते हैं, ठीक है। शाम को 6 बजे मिलेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। क्या किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में? ठीक है, ओके। शाम को 6 बजे वी विल मीट इन द के मैप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।